हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी सोशल साइंस की क्लास है 10 CBSE के लिए। आप पिछली कक्षाओं में सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में पढ़े थे। अब इस कक्षा में आप जो है संघवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि आपने शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आपने देखा था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी के इसी रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम संघवाद कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब संघवाद के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें होती हैं, जिनके पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। अपने कार्यों के लिए वो स्वतंत्र होती हैं। संविधान के द्वारा उनको अपने क्षेत्रों में कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि केंद्र सरकार उनको शक्तियां प्रदान करती हैं और फिर जब चाहे तब उसको वापस ले लें। ये इस तरह की व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था कहलाती है, जबकि संघीय व्यवस्था में जो है राज्य सरकारों की शक्तियां सेपरेट होती है। वो अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। उनको वित्तीय पावर होती है, वो अपना कर वसूल करती हैं और वो अपने खर्चों को अपने ढंग से उसको देखती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही नागरिक के ऊपर एक समय में 2 या 2 से अधिक सरकारें कार्य करती हैं और वो अपने अपने मामलों में स्वायत्त होती हैं। उनके अपने अधिकार होते हैं, उनके अपने वित्तीय पावर होते हैं। जबकि एकात्मक व्यवस्था में सरकार वो जो है शक्तियों का जो केंद्र होता है वो केंद्र होता है। वो अपने से शक्तियां अपने नीचे की सरकारों को यानी राज्य सरकारों को उसके द्वारा प्रदत्त की जाती हैं और उन शक्तियों को वो जब चाहे तब वापस ले सकता है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। और दूसरी तरफ आपने एकात्मक शासन व्यवस्था देखा जिसमें शक्तियां एक जगह सेंट्रलाइज होती हैं। और जबकि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां जो है डिसेंट्रलाइज होती हैं। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है और जबकि कुछ शक्तियां जो है वो राज्य सरकारों के पास होती हैं। तो आज संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। संघीय शासन व्यवस्था के रूप कौन कौन से हैं? संघीय शासन व्यवस्था के 2 रूप हैं। पहला रूप जो है, कभी कभी 2 या 2 से अधिक राष्ट्र अपनी संप्रभुता को कायम रखते हुए एक समूह बनाते हैं और एक राष्ट्र का गठन करते हैं और उसके अंतर्गत उन अलग अलग राष्ट्रों की संप्रभुता बनी रहती है और जो है वो उनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। उस स्थिति में जो केंद्र की अनुषांगिक इकाइयां होती हैं उनके पास पावर जो है केंद्र से ज़्यादा होती है। और दूसरी कंडीशन, एक बड़े देश के लिए जहाँ पर विविधताओं को एक साथ विविधताओं का सम्मान करने के लिए केंद्र सरकार के अलावा अन्य राज्य सरकारें होती हैं। वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होती हैं। वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न कि केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे भारत में जिस तरह की संघीय शासन व्यवस्था है
वो इसका उदाहरण है। और जबकि जो पहला मैंने आपको बताया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में इस तरह की व्यवस्था है। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इसको जो है देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या अधिक सरकारें काम करें। इस व्यवस्था में केंद्र व राज्य दो सरकारें प्रमुख होती हैं। दोनों को अपनी अपनी शक्तियां संविधान से मिली होती हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह न होकर बल्कि जनता के प्रति जो है वो जवाबदेह होती हैं। एकात्मक व्यवस्था जिन देशों में एक ही सामान्य सरकार काम करती है, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। संघीय शासन व्यवस्था के गुण या विशेषताएं देख लीजिए। पहली विशेषता, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय भी हो सकता है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी अपने अपने क्षेत्र में वो स्वतंत्र होती हैं। तीसरी विशेषता देखिए, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। चौथी विशेषता, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल नहीं सकती। यानी संविधान के मूल स्वरूप को चेंज करने के लिए उसमें दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट निर्णायक की यानी अंपायर की भूमिका निभाता है, विवादों को सुलझाता है। छठवां देखिए, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं, ताकि उनके बीच कर संग्रह करने को लेकर के टकराव की स्थिति न बने। और सातवां देखिए, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो ये आपका जो है संघीय शासन व्यवस्था के गुण या विशेषताएं हो गई। अब संघीय शासन व्यवस्था के जो रूप हैं, कौन कौन से रूप हो सकते हैं, तो पहला देखिए आप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है, वह वे केंद्र की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होती हैं। जबकि भारत में जो दूसरा अब संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा रूप है, जिसे भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। अभी आपने संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया और संघीय शासन व्यवस्था के विशेषताओं को समझा। संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को समझने के लिए बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण जो सत्ता की साझेदारी में आपको दिया गया है, उन्हीं दोनों की शासन व्यवस्थाओं को अध्ययन करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। जिसे बेल्जियम ने 1993 में संविधान में संशोधन करके उसने केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग अधिकार क्षेत्र में सर्कल कर दिया। यानी केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी अधिकार दिए गए जो अपने क्षेत्र में वो कार्य कर सके। यानी केंद्र और राज्य सरकारों को
सीधे जनता के प्रति जवाबदेह किया गया। तो बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था होगी, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। तो आप बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण आप देखेंगे तो आपको जो है ये दोनों शासन व्यवस्था के बारे में ज़्यादा स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए तो दुनिया के 192 देशों में संघीय शासन व्यवस्था दुनिया के 192 देशों में से 25 देशों में जो है संघीय शासन व्यवस्था है, जबकि इन 25 देशों में दुनिया की 40% आबादी जो है वो रहती है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यह विविधताओं का सम्मान करती है और इसमें टकराव की स्थिति नहीं बनती। देश की एकता और अखंडता के लिए ये शासन व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। आइए आज के लिए होमवर्क, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। और थर्ड क्वेश्चन आपका है संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या क्या हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा आज का, संघीय शासन व्यवस्था के 2 प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स बुक्स का अध्ययन करिए, संघीय शासन व्यवस्था आपके बुक में दिया गया है, उसका अध्ययन करिए। इन सारे सवालों के जवाब उसमें आपको मिलेंगे। आज का जो टॉपिक था आपका संघीय शासन व्यवस्था, उस टॉपिक के अंतर्गत आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं क्वेश्चन उनसे ही रिलेटेड हैं। तो आप सारे सवालों के जवाब जरूर लिखिएगा, होमवर्क करिए और अधिक से अधिक किताब से अध्ययन करिए। धन्यवाद।